जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन नेवी का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। बस आप लोगों को एक काम करना है, जब तक आप लोगों का इंडियन नेवी का पेपर समाप्त नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों को लगातार इस चैनल से पढ़ाई करते रहना है, रेगुलर जुड़े रहना है। जब आप लगातार इस चैनल से पढ़ाई करते रहोगे ना, तो जितना भी प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा उतना मैं आप लोग को याद करा दूंगा। अगर लगातार जुड़े रहोगे तभी। अब आज क्लास करने आओगे, कल नहीं आओगे, फिर परसों क्लास करने आओगे, चौथे रोज नहीं आओगे, तब तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। देखो, इस चैनल पर मैं जितना भी प्रश्न कराऊंगा उसका बार बार रिवीजन कराते रहूंगा, ठीक है ना। कल संडे है, कल मैं लाइव आऊंगा, ठीक है ना। कल सुबह में 10 बजे आप सभी लोग लाइव आ जाना, सुबह में 10 बजे सभी लोग लाइव आ जाना। इस हफ्ते में हम लोग जितना भी प्रश्न पढ़े हैं उन्हीं सब प्रश्नों का मतलब कल टेस्ट होगा, ठीक है ना। कल जितना भी प्रश्न होगा मैं आप लोग के सामने लेकर आऊंगा। आप सभी लोगों को अपना स्कोर बताना है लाइव सेशन में, ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। आज के इस क्लास में टोटल 50 प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है ना। इसमें से 25 प्रश्न जीके के रहने वाले हैं और 13 प्रश्न मैथ के रहने वाले हैं। 13 प्रश्न आपके मैथ के रहने वाले हैं और 12 प्रश्न आपके साइंस के रहने वाले हैं, ठीक है ना। जब पूरा 50 प्रश्न समाप्त हो जाएगा तो लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। अगर 50 प्रश्नों में से आपका 30 से अधिक प्रश्न सही हो रहा है तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। आपका 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैं जितना भी प्रश्न लेकर आता हूं ना, मतलब जिस टाइप के प्रश्न अगले बार पूछे गए थे उसी टाइप का प्रश्न लेकर आता हूं। और इसका जैसे इंडियन नेवी एमआर का ये पूरा सिलेबस है, ठीक है ना। इसका मतलब फाइनल कट ऑफ आप किसी भी राज्य से हो 35 से कम ही रहेगा, 35 नंबर से कम ही रहेगा, ठीक है ना। 35 प्रश्न अगर आप सही कर दे रहे हो, पूरा एक्यूरेट सही है, तो फिर आपका सिलेक्शन होने का 100% चांस है, ठीक है ना। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां पर है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां पर है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। लखनऊ, रायपुर, जयपुर और गंगटोक है। तो जो आपका छत्तीसगढ़ है ना, इसका राजधानी आपका रायपुर है। छत्तीसगढ़ का राजधानी कहां पर है, तो छत्तीसगढ़ का राजधानी आपका रायपुर है। अब यहां पर लखनऊ दिया है, तो अपना उत्तर प्रदेश का राजधानी कहां पर है, अपना उत्तर प्रदेश का राजधानी कहां पर है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है, ठीक है ना। और राजस्थान का राजधानी कहां पर है, तो राजस्थान का राजधानी कहां पर है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। राजस्थान का राजधानी आपका जयपुर है। राजस्थान का राजधानी कहां पर है, तो राजस्थान का राजधानी जयपुर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, मतलब क्या नाम है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है। वेद, कुरान, त्रिपिटक और नॉन ऑफ दीज है। ये प्रश्न अगले साल पूछा जा चुका है, ठीक है ना। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है, तो वो त्रिपिटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक इज राइट आंसर, ठीक है ना। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम त्रिपिटक है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कमांडर रैंक के समतुल्य वायुसेना में कौन सा पद होता है। कमांडर रैंक के समतुल्य मतलब कमांडर रैंक के बराबर है वायुसेना में कौन सा रैंक मतलब पद होता है। कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर और पायलट है। तो मैं आप लोगों को बताया हूं ना, अगर नौसेना में कमांडर रहेगा ना तो वो वायुसेना में आपका विंग कमांडर हो जाएगा। नौसेना में अगर कमांडर रहेगा तो वायुसेना में विंग कमांडर हो जाएगा। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। गिनती करते जाना कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तमिलनाडु का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और नॉन ऑफ दीज, नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका भरतनाट्यम हो जाएगा, ठीक है ना। और पूछ देगा यहाँ कथकली दिया है
केरल का लोक नृत्य पूछ देगा, ठीक है ना। तो केरल का लोक नृत्य क्या होगा, केरल का लोक नृत्य आपका हो जाएगा कथकली, ठीक है ना। यहाँ पर कुचिपुड़ी दिया है। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य आपका कुचिपुड़ी है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। कल सुबह में 10 बजे आप सभी लोगों को लाइव आना है, क्योंकि ये सारा प्रश्न दोबारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आज शाम को 8 बजे आप सभी लोग लाइव आने का कोशिश करना, ठीक है ना। मैं कुछ सोचा हूं, अभी मैं नहीं बोलूंगा, जब मैं पहले बोल दे रहा हूं तो वो हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूं, मैं उसको करने का प्रयास कर रहा हूं, नहीं हो पा रहा है तो मुझे भी बुरा लग रहा है। बस मैं आप लोगों को सूचना दे रहा हूं, आज शाम को 8 बजे आप सभी लोग लाइव आना, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अब शाम को ही बताऊंगा क्यों मैं बोला हूं लाइव आने के लिए। सूर्य के चारों यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, तारे और उपग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, उल्कापिंड कहते हैं, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका उल्कापिंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। अपना जो प्यारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। अमेरिकी संविधान से, आयरिश संविधान से, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से और ब्रिटिश संविधान से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को मेरा आवाज क्लियर सुनाई देता है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका अमेरिकी संविधान हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो अपने प्यारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है ना, वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार पूछा जा रहा है, तो मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, मौलिक अधिकार आपका अमेरिकी संविधान से लिया गया है। कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना। वो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, तो ये पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। और एक और था, मतलब 7 आपका जैसे मौलिक अधिकार था, वो था संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना। एक और था संपत्ति का अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। आप सभी लोगों को यह पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से मतलब कुछ भी पूछ सकता है कि संपत्ति के अधिकार को मतलब किस अनुच्छेद, किस संशोधन द्वारा हटाया गया, तो मतलब 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और जो भारतीय संविधान में अपना मौलिक अधिकार है, वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। आप सभी लोगों को दिमाग में ये फिट होना चाहिए। मेरा स्पीड कहीं तेज नहीं ना है, बताना जरूर, ठीक है ना। वैसे मैं आप सभी लोगों का कमेंट देखता हूं। शेषनाग, यहाँ पर देखो लिखा गया कि शेषनाग झील कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तेलंगाना और मणिपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो शेषनाग झील है ये कहाँ पर स्थित है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नाम भी खतरनाक है, काम भी खतरनाक है, ठीक है ना। जो आपका शेषनाग झील है ना, ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। शेषनाग झील कहाँ पर स्थित है, तो शेषनाग झील आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। भीमताल कहाँ पर स्थित है, तो भीमताल कहाँ पर स्थित है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। भीमताल आपका उत्तराखंड में स्थित है। और राकस झील भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, राकस झील भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो राकस झील कहाँ पर है, ये भी आपका उत्तराखंड में है। यहाँ पर तेलंगाना जो दिया है ना, क्या पूछ सकता है, नागार्जुन सागर बांध।
बांध। क्या पूछ सकता है? नागा अर्जुन सागर बांध। ये मैं आप लोगों को कल भी बताया था और आज भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि नागा अर्जुन सागर बांध, ठीक है ना। नागा अर्जुन सागर बांध ये कहां पर स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। ध्यान से देख लो, नागा अर्जुन सागर बांध तेलंगाना में स्थित है और आपका भीमताल जैसे कहां पर है? वो उत्तराखंड में है। उसके बाद से आपका क्या पूछ सकता है? यहाँ मणिपुर दिया है ना, तो लोकटक झील पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि लोकटक झील कहां पर स्थित है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका लोकटक झील कहां पर स्थित है? लोकटक झील कहां पर स्थित है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो लोकटक झील आपका मणिपुर में स्थित है। चारों ऑप्शन के बारे में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि झील से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाएगा आपके पेपर में। तो आप सभी लोगों को एकदम बढ़िया से पढ़ाई करना है, ठीक है ना। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? मृदा मतलब मिट्टी होता है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को कल भी ये बात बताया था। बोला जा रहा है कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। धान की खेती के लिए सबसे अधिक आदर्श मृदा कौन सी है? मतलब धान की खेती के लिए सबसे अधिक मतलब जो मिट्टी होती है जैसे कौन सी होती है? तो काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, चिकनी मिट्टी और नॉन अफतीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। आप सभी लोगों को पता होगा, अब तो वो समय आने वाला है, पूरा गेहूं कट गया है, अब वहां पर पूरा बारिश वारिश होगा, पूरा बढ़िया से उसमें मतलब धान वान रोपाएगा। आप सभी लोग गांव के हो, तो भाई जलोढ़ मिट्टी नाम से ही लग रहा है कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा किसको कहा जाता है? मतलब आपका जलोढ़ मिट्टी होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है कि कपास के खेती के लिए, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा है। तो कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए जब पूछेगा ना, तो वो आपका काली मिट्टी हो जाएगा। कपास की खेती के लिए पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कपास की खेती के लिए पूछेगा तो आपका काली मिट्टी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर चिकनी मिट्टी जो दिया है ना, तो पौधों में जैसे पौधों में पानी तीव्र गति से पहुंचता है, वो आपका चिकनी मिट्टी जहां रहता है ना, वहां पर पौधों में पानी तीव्र गति से पहुंचता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपके सामने चार ऑप्शंस है, रावी नदी, महानदी, कृष्णा नदी और ब्यास नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर आपका ब्यास हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर रावी नदी पूछा गया है, तो रावी नदी क्या हो जाएगा? आपका थीन बांध पूछ देगा। क्या पूछ सकता है? आपका थीन बांध पूछ सकता है, ठीक है ना। तो थीन बांध कहां पर स्थित है? थीन बांध आपका रावी नदी पर स्थित है। और ये जो महानदी है ना, इसके बारे में तो मैं आप लोगों को कई बार बताया हूं। आपका हीराकुंड बांध होता है, ठीक है ना। जो हीराकुंड बांध है, आपका हीराकुंड बांध कहां पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध कहां पर स्थित है? आपका हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, ठीक है ना। हीराकुंड बांध कहां पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। आप सभी लोगों को दिमाग में बैठा ही लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर कृष्णा नदी दिया है, कृष्णा नदी पूछ देगा ना कि अलमाटी बांध। क्या पूछ सकता है? अलमाटी बांध पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आपका अलमाटी बांध कहां पर स्थित है? अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध कहां पर स्थित है? तो अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। आपका पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो ब्यास नदी पर स्थित है। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। आपका हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। आपका अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्मू गोवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? मार्मू गोवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गोवा। तो ये मार्मू गोवा, देखो नाम से ही लग रहा है मार्मू गोवा, ठीक है ना। जब भी पूछ देगा कि मार्मू गोवा, ये तो क्लियर है कि बंदरगाह से आपके पेपर में एक प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडियन नेवी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है
ऑफिशियल वेबसाइट पर इंडियन नेवी का मतलब सिलेबस दिया गया है, तो उसमें नेवी की तरफ से ही बताया गया है कि हाँ ये आपका सिलेबस है, इस चैप्टर से मतलब आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी के हिसाब से मैं अपने एप्लीकेशन में भी प्रश्न डाल रहा हूँ। अभी मेरे एप्लीकेशन में पूरा प्रश्न नहीं पड़ा है, बस वो समझना डेमो के लिए ही पड़ा है, ठीक है ना। अभी पूरा प्रश्न डालना बाकी है, उसमें बहुत सारा फीचर आप लोगों को मिलेगा मेरे एप्लीकेशन में, उसके बारे में आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है ना। ये जो मार्मू गोवा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, ये गोवा में स्थित है, ठीक है ना। देखो मार्मू गोवा नाम से ही लग रहा है भाई, मार्मू गोवा बंदरगाह आपका गोवा में स्थित है, ठीक है ना। बंदरगाह शब्द लिखा गया ना, आप सभी लोगों को इसके बारे में पढ़ लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इंडियन नेवी की तरफ से ये बताया गया है। इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आपका इंडियन नेवी एमआर का पेपर होने वाला है ना, मतलब उसके सिलेबस में ये बंदरगाह चैप्टर दिया गया है। तो आप सभी लोगों को इससे रिलेटेड पूरा प्रश्न पढ़ लेना है। वो पूरा प्रश्न आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में मिलेगा, अभी पूरा नहीं डाला गया है लेकिन डाल दिया जाएगा, उस पर काम चल रहा है, ठीक है ना। वो बात मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अभी आप लोगों को ये जानना है कि मार्मू गोवा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। देखा ना कि कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका जो कांडला बंदरगाह है ये कहाँ पर स्थित है, जो कांडला बंदरगाह है ना ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका गुजरात में स्थित है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। कल मैं आप लोगों से बताया था कि जवाहर लाल बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये आपका जवाहर लाल बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। ये पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप इंडियन नेवी का पेपर पास करना चाहते हो, इंडियन नेवी एमआर का पूरा सिलेबस के मतलब जितना भी सिलेबस है, अगर चैप्टर वाइज आप लोगों को जीके जीएस का पूरा प्रश्न चाहिए ना, या मतलब मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप लोग फटाक से प्ले स्टोर से नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। यहाँ से काफी सारे लोग इस साल इंडियन नेवी का तैयारी कर रहे हैं, आप भी इस एप्लीकेशन से इंडियन नेवी का तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। आप लोगों को प्ले स्टोर से नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन से देखने को मिलेगा। अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हो तो रजिस्टर पर क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन से देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर आप लोग को अपना नाम लिखना है, फिर अपना मोबाइल नंबर लिखना है, फिर ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, अपना राज्य, ठीक है ना। फिर अपना मतलब जो सिटी होगा उसको देखना है, फिर यहाँ पर पासवर्ड डालकर रजिस्टर कर देना है। उसके बाद से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है ना। जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपके सामने मेरा एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। आप लोगों को सिर्फ मतलब आज शाम तक, जैसे कल ही तक इसका पूरा का पूरा ऑफर था, लेकिन काफ़ी सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई आज का भी आप दे दो, आज का भी आप दे दो। मैं देखा हूँ मतलब 5-6 लोग टेलीग्राम पर भी मैसेज किए थे, व्हाट्सएप पर भी कुछ लोग मैसेज किए थे। तो आज 3 बजे तक, ठीक है ना, याद रखना आज 3 बजे तक आप लोगों को सिर्फ 49 रुपये में मतलब पूरे आप लोगों को ये जो पेड टेस्ट है ना 49 रुपये में पूरे 20 मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे। और ये मॉक टेस्ट लगाना आप लोगों को बहुत जरूरी है। अभी मतलब इसमें जैसे 5 मॉक टेस्ट डाल दिया गया है और धीरे धीरे सारा मॉक टेस्ट डाल दिया जाएगा। शुरुआत के 10 मॉक टेस्ट थोड़ा हार्ड है, लेकिन लास्ट के 10 मॉक टेस्ट नॉर्मल होंगे, ठीक है ना। आप लोग को मॉक टेस्ट लगाने के बाद जैसे नंबर कम आएगा तो डिप्रेशन में नहीं जाना है, मतलब हर हालात में आप लोग को जैसे पढ़ाई करना मतलब सीखना है, ठीक है ना। तो आप लोग को सिर्फ 49 रुपये में 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और ये ऑफर 3 बजे तक है। 49 रुपया बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। अगर यही मतलब किसी बड़े प्लेटफार्म पर रहता ना तो वो लोग 200 रुपया मतलब 199 रुपया ऐसा प्राइस रखते और आप लोग मतलब उसको ले भी लेते, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया है, ठीक है ना। और ये जो आपका पेड कोर्स वाला है तो इसका प्राइस तो आपका 49 रुपया ही है, ठीक है ना। इसका प्राइस तो आज 3 बजे तक मतलब पूरा देखना, ऐसे 3 बजे तक ये बढ़ जाएगा। और जैसे आपका ये जो कोर्स वाला है तो 49 रुपये में आपको पूरा टॉपिक वाइज जीके का प्रश्न मिल जाएगा, जीएस का प्रश्न मिल जाएगा, सारा चीज़ डाल दिया जाएगा। तो फटाक से आप लोग मेरे एप्लीकेशन से ये कोर्स ले लो, ठीक है ना। आप लोगों को जैसे परचेज पर क्लिक करना है, जब जो भी कोर्स आपको लेना है उस पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, परचेज पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, फिर फोन पे या गूगल पे मतलब जिससे भी परचेज करना चाहते हो उस पर क्लिक करना, उसके बाद से पे नाउ पर क्लिक करना, फिर अपना कोड डालना तो आपका बैच परचेज हो जाएगा, ठीक है ना। और जिन लोगों का बैच परचेज हो जा रहा है तो फिर उन लोगों का अगर आप टेस्ट परचेज करोगे तो फिर आप लोगों को टेस्ट सीरीज पर ही क्लिक करना है तो आपका टेस्ट खुल जाएगा। अगर आप पेड कोर्स पर परचेज करोगे तो इसी पर आप लोगों को क्लिक करना है, नहीं तो माई कोर्स में क्लिक करना है, आपका कोर्स खुल जाएगा। अगर इतना करने से नहीं खुलेगा ना तो हेल्प वाले में आप अपना प्रॉब्लम लिखना है, यहाँ पर मेरा नंबर मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज
मैसेज कर देना, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अगर वहां से इंडियन AVMR का तैयारी करोगे तो जीके बहुत तगड़ा हो जाएगा, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? कैपलर, कापरनिकस दोनों और नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो सौर प्रणाली के खोजकर्ता है ना, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, मतलब यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कापरनिकस हैं सौर प्रणाली के खोजकर्ता, आपके कापरनिकस हैं। ग्रहों के गति के नियम है, आपके ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन कैपलर द्वारा हुआ, ठीक है ना। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन कैपलर द्वारा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ? बाबर तथा इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, नॉन ऑफ दीज मतलब नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। जो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध है वो आपका बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। पूछेगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। पूछ दिया कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो जो आपका पानीपत का दूसरा युद्ध है ना, पानीपत का आपका जो दूसरा युद्ध है ना वो कब हुआ? तो पानीपत का आपका दूसरा युद्ध कब हुआ? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ और अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। अब अहमद शाह अब्दाली और मराठा दिया है, पूछ देगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध पूछ देगा, ठीक है ना। तो पानीपत का तीसरा युद्ध आपका कब हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ और ये 1761 में हुआ, ठीक है ना। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, ये तीनों आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 26 नवंबर, 7 दिसंबर और 16 दिसंबर। तो जो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है ना, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि विश्व पर्यावरण, ये नहीं सोचना कि मैं विश्व पर्यावरण बोल रहा हूँ, यहाँ पर संरक्षण भी लिखा गया है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 26 नवंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। पूछ देगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। जो आपका झंडा दिवस है ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका जो विजय दिवस है ये 16 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। आप सभी लोगों को ये पूरा क्लियर पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मॉरिशस का राजधानी कहाँ पर है? जाकर्ता, ओटावा और पोर्ट लुइस और ताइपे। तो मॉरिशस का राजधानी कहाँ पर है? राजधानी से एक प्रश्न पूछता है तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। जो आपका मॉरिशस का राजधानी है वो कहाँ पर है? तो वो पोर्ट लुइस है, ठीक है ना। मॉरिशस का राजधानी आपका पोर्ट लुइस है। मॉरिशस का राजधानी आपका पोर्ट लुइस है, ठीक है ना। और क्या पूछ सकता है? इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ पर है? तो जो आपका इंडोनेशिया ना, इसका राजधानी कहाँ पर है? इंडोनेशिया का राजधानी आपका जो है ना वो आपका जकार्ता है। इंडोनेशिया का राजधानी आपका जकार्ता है, ठीक है ना। और आपका यहाँ ओटावा दिया है। तो कनाडा का राजधानी कहाँ पर है? कनाडा का राजधानी आपका ओटावा है। इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता है, कनाडा का राजधानी ओटावा है और मॉरिशस का राजधानी पोर्ट लुइस है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को ये क्लियर पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? विष्णुदेव साय, मणिक शाह, लाल दुहोमा, यहाँ पर रहेगा दुहोमा टाइप कर दिया है पहलवान भाई, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर रहेगा लाल दुहोमा, ठीक है ना।
छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। और यहाँ पर दिया है मणिक साय, ठीक है ना। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम मणिक साय है, ठीक है ना। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम आपका मणिक साय है। यहाँ पर नीतीश कुमार दिया है। तो बिहार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ये तो एकदम फेमस है, नीतीश बाबू। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो जो बिहार के मुख्यमंत्री है ना वो नीतीश बाबू हैं, मतलब नीतीश जी हैं, ठीक है ना। नीतीश बाबू इनको लोग बोलते हैं प्यार से। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर लाल दुहोमा दिया है ना, मिजोरम का पूछ देगा। क्या पूछेगा? मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपके मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? आर.के. नारायण, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, अबुल फजल और बाल गंगाधर तिलक है। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक से रिलेटेड भी प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ही लेना है, नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन को। और उसमें आप लोगों को सिर्फ 49 रुपया परचेज करके और पूरा अच्छे से सिलेबस ले लेना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। वहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा, ठीक है ना। एक बार आप लोग देख लेना। और उसका मैं डेमो भी डालूंगा, अभी उस पर काम चल रहा है, अभी पूरा लिखाई हो रहा है, PDF बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक ए.पी.जे. अब्दुल कलाम है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक ए.पी.जे. अब्दुल कलाम है। आप सभी लोगों को क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है ना। कहीं मैं ज्यादा गला नहीं ना फाड़ता हूं, आप सभी लोग बता देना। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपके आर.के. नारायण है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। गाइड पुस्तक के लेखक आर.के. नारायण है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? कल भी मैं आप लोगों को बताया था। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो जो आईने अकबरी के लेखक है ना वो कौन है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं, ठीक है ना। और आईने अकबरी के लेखक आपका अबुल फजल हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम क्या है? शांतिवन, स्मृति स्थल, किसान घाट और राजघाट। तो जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम क्या है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम आपका क्या है? शांतिवन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम आपका शांतिवन है। अब यहाँ पर राजघाट दिया है, पूछ देगा कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है, ठीक है ना। स्मृति स्थल जो दिया है ना पूछ देगा कि पूछ देगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल का नाम आपका क्या है? वो आपका स्मृति स्थल है। चौधरी चरण सिंह पूछ देगा, क्या पूछ देगा? चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थल का नाम जो आपका है ना वो आपका किसान घाट है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कर मत दो यह किसका नारा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण, श्यामलाल गुप्त और रविंद्रनाथ टैगोर है। तो कर मत दो यह किसका नारा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका कर मत दो यह आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा है। और पूछ दिया कि संपूर्ण क्रांति किसका नारा है? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी का नारा है, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण जी का नारा क्या है? संपूर्ण क्रांति, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इस टाइप के प्रश्न आपके इंडियन नेवी MR के पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और विजयी विश्व
तिरंगा प्यारा, ये मतलब श्यामलाल गुप्त जी लिखे हैं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओणम कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? त्यौहार से रिलेटेड भी आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है ना। पंजाब, केरल और बिहार और तमिलनाडु, तो जो आपका ओणम है ना, ओणम ये मैं आप लोगों को कल भी बताया था। ओणम कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? तो ओणम आपका केरल का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है ना। अब यहाँ पर पंजाब दिया है, पहले मैं पानी पी लेता हूँ, आप लोग पंजाब का बताओ, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ क्योंकि बहुत भयंकर तरीके से प्यास लगा है। पंजाब का बताओ, बिहार का बताओ, ठीक है ना। उसके बाद से फिर क्लास की तरफ चलते हैं। अब बढ़िया है भाई, जब पानी नहीं पीते हैं तो एकदम हालत ख़राब हो जाता है। जब बोलना पड़ता है तो आप लोगों को तो पता ही होगा बोलने में कितना एनर्जी लगता है। सारा एनर्जी झोंक देता हूँ। जिस तरह ग्राउंड में मेहनत करते थे ना भाई, मैं मेहनत बहुत ज़्यादा किया हूँ, ग्राउंड में बहुत ज़्यादा दौड़ा हूँ, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर भी लगाते हैं। पूरा कोई भी काम करो जुनून के साथ करो। ओणम कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? तो ओणम आपका केरल का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है ना। बैसाखी पूछ देगा, चाहे लोहड़ी पूछ देगा, ठीक है ना। क्या पूछ देगा? बैसाखी भी पूछ सकता है और लोहड़ी भी पूछ सकता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। जो आपका बैसाखी है और जो आपका लोहड़ी है, ये कहाँ का है? तो ये आपका पंजाब का है। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और बिहार का तो एकदम फेमस है, ठीक है ना। छठ पूजा बिहार का है, ठीक है ना। और छठ पूजा बिहार का है। और पोंगल कई बार मैं आप लोगों को बताया हूँ, पोंगल यहाँ पर पूछ देगा। तो पोंगल कहाँ का है? तो पोंगल आपका तमिलनाडु का है, ठीक है ना। ओणम और पोंगल में आप कंफ्यूजन नहीं पड़ना। ओणम आपका केरल का है और पोंगल आपका तमिलनाडु का है। पोंगल आपका तमिलनाडु का है और ओणम आपका केरल का है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है? पंजाब, असम, केरल और तमिलनाडु। तो जो आपका सत्रिया है ना, ये आपका असम का लोक नृत्य है। पूछा जाएगा सबसे नया लोक नृत्य कौन सा है, तो यही आपका सत्रिया ही हो जाएगा, ठीक है ना, जो असम का लोक नृत्य है। और पूछ देगा ना कि भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, तो भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? भांगड़ा आपका पंजाब का लोक नृत्य है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मोहिनी अट्टम, क्या पूछ देगा कि मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? मोहिनी अट्टम आपका केरल का लोक नृत्य है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी तो नहीं, तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम हो जाएगा, ठीक है ना। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम हो जाएगा, ठीक है ना। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15, 11, 4 और 9। तो बेसबॉल में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। पूछ देगा कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। 4 अक्षर का पोलो और 4 को खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। पूछ देगा कि क्या पूछ देगा? हॉकी पूछ देगा, ठीक है ना। अपने देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अपने देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी पूछ देगा या क्रिकेट पूछ देगा, ठीक है ना। क्रिकेट नहीं पूछेगा तो फुटबॉल पूछ देगा। क्या पूछ देगा? फुटबॉल पूछ देगा। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। और रग्बी फुटबॉल अगर पूछेगा ना, तो रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपके रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 2024 में कितने लोगों को पद्म भूषण मिला? 15, 17, 16 और 14। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2024 में कितने लोगों को पद्म भूषण मिला? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। लास्ट में मैं करंट अफेयर्स डाल दिया हूँ। 2024 में कितने लोगों को पद्म भूषण मिला? तो 17 लोगों को पद्म भूषण मिला, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस राज्य में सर्वाधिक पदक जीते हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करंट अफेयर्स का है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस राज्य में
सर्वाधिक पदक जीते हैं, सबसे राज्य पदक जीते हैं, मतलब सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस राज्य ने सबसे अधिक पदक जीते हैं, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शुभमन गिल का संबंध किससे है। शुभमन गिल का संबंध किससे है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और नॉन ऑफ दीज। तो जो आपका शुभमन गिल है ना, इसका संबंध आपका क्रिकेट से है। शुभमन गिल का संबंध आपका क्रिकेट से है। ठीक है ना। अभी आप लोगों का जीके का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद से मैथ वाले सर आ रहे हैं, उसके बाद से फिर मैं साइंस लेकर आऊँगा। ठीक है ना। और देख रहा हूँ कल तो आप लोगों का जैसे टेस्ट होगा, जैसे आप लोग का जैसे मतलब रिवीजन क्लास होगा, परसों साइंस का क्लास मैं पहलवान से तैयार करा रहा हूँ, देखूंगा साइंस का क्लास वो कैसा कराता है। ठीक है ना। अगर बढ़िया कराएगा तो देखेंगे। ठीक है ना। अभी वो तैयारी कर रहा है यूपी पुलिस का, बढ़िया उसका तैयारी है। रीजनिंग में तो बहुत ज़्यादा माहिर है। रीजनिंग में से 57 में से 52 प्रश्न सही कर देता है, 53 प्रश्न सही कर देता है। समझो पहलवान का नौकरी रखा हुआ है, बस यूपी पुलिस का भर्ती आने दो। ठीक है ना। जब भर्ती आएगा तो पक्का वो इस बार सिलेक्शन लेगा। हाल ही में कौन, हम तो बस पीडीएफ बनाने में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खोजने में लगे रहते हैं कि भाई किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन पहलवान भाई एकदम दबा के पीडीएफ भी बनाता है और अपना स्टडी भी करते रहता है। हाल ही में कौन कंबोडिया के प्रधानमंत्री बने हैं। हुन मैनेट और लियाकत अली खान, शेख हसीना और आपका नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाल ही में कौन कंबोडिया के प्रधानमंत्री बने हैं, तो कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मैनेट बने हैं। ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, करंट का है, पूछा जा सकता है। ठीक है ना। हाल ही में कौन कंबोडिया के प्रधानमंत्री बने हैं, तो हुन मैनेट बने हैं। अभी मैथ वाले सर आ रहे हैं, तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ, उसके बाद से फिर मैं साइंस पढ़ाने आऊँगा। जय हिंद भाइयों, मैं शिवम कुमार निषाद, नीले डिफेंस करियर में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक आप लोग पढ़े थे जीके जीएस, अब 13 क्वेश्चन हम लोग मैथ के पढ़ेंगे जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 73866038 का भाज्य क्या है। अब यहाँ सीखेंगे भाज्यता के नियम, 3-4 ऑप्शन दिया, चारों से हम सीख लेंगे। ठीक है। पहले 3 से विभाज्यता के नियम समझ लीजिए। 3 से विभाज्यता के नियम क्या है, यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो 3 से विभाजित होगा। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे अंकों का योग का। तो देखिए क्या लिखे हैं, पहले 3 से चेक कर रहे हैं। इसी में आप लोग सीख भी लेंगे 3 से, 4 से, 9 से, 11 से। अब आंसर जो होगा वह देखा जाएगा, लेकिन यहाँ से 4 कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। पहला देखिए क्या दिया है, 7386038। 3 से देखेंगे तो 3 से जोड़ के हम काटते जाएंगे। देखिए पहले तो है 3 से, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 3 दूना 6। अब देखेंगे ये भी 3 कट गया, 8 8 16, 16 और 4 20, 3 23, 23 3 से कटेगा नहीं, तो यह 3 से विभाज्य नहीं है। क्लियर। तो 3 से विभाज्य में समझ गए। 3 जितने पहले काट देंगे, फिर यहाँ से जोड़ के काटते चले जाएंगे, कुल 23 हो जा रहा है, 23 से कट नहीं रहा है। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो सिर्फ अंतिम 2 अंक लिखेंगे, अंतिम 2 अंक 38 है। अब देखेंगे 4 से कट रहा है कि नहीं, तो 4 × 32, 4 9 यहाँ कितना हो गया 36, 2 से नहीं कट रहा है, तो ये भी 4 से भी विभाज्य नहीं है। क्लियर है। 9 से चेक करेंगे, 9 का भी रूल वही है, 3 वाला, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो अब 9 से काटिए, यहीं पे 9 रख दीजिए, काटिए, तो 8 8 8 16, 16 और 3 16, 8 3 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, 20 और 8 28, 28 और 7 35, और 9 35 से कटेगा नहीं, तो यह 9 भी नहीं होगा, तीनों नहीं कट रहा है। अब पढ़ेंगे 11 का विभाज्यता नियम क्या है, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर क्या होना चाहिए, या 0 हो या 11 से क्या हो, विभाज्य हो। तो यहाँ सम और विषम स्थान देखेंगे, तो देखिए यहाँ से यदि शुरू कर रहे हैं तो एक एक अंक छोड़िए, 8 और 0 8, फिर 6 को छोड़ देंगे, फिर 8 16, 16 और 7 कितना हो गया, 16 4 20 3 23 हो गया। एक हो गया विषम। अब सम वाला इधर से चेक करिए, 3 6 3 9, 9 और 3 कितना हो गया 12,
यहाँ से 12 कर दिए, घटा दिए। 3 में से 2 घटा 1, 2 में से 1 घटा 1, 11, 11 से विभाज्य है, तो यह 11 वाला क्या होगा, सही होगा। ठीक है, यही इसका नियम है। 3 से फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 4 से अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। 9 से अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। और 11 से सम और विषम स्थानों का योग, यहाँ देखिए सम विषम, अगर ऐसे नहीं समझे तो और विस्तार से देख लीजिए। लिखेंगे क्या, 8 धन 0 धन 8 और धन 7 माइनस, फिर अब इधर से करेंगे तो 3 प्लस 6 प्लस 3, ऐसे जोड़ेंगे सम और विषम का। इसको जोड़े हैं तो 8 8 16, 16 4 20, 3 23 हो जा रहा है बाबू। इसको जोड़े हैं तो 6 3 9 3 12 और घट के क्या हो रहा है 11, ऐसे कट जा रहा है। ये एकदम विस्तार से हम देख लिए हैं। क्लियर है, आगे देखिए। कह रहा है 56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर का मान। तो इसके लिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है a प्लस बी। एक में जोड़ देते हैं और एक में क्या करते हैं बाबू, घटा देते हैं। हम एक में क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो a के जगह पे हम देख रहे हैं 56 है, तो हम लिखेंगे पहले में 56 प्लस 55, 56 प्लस 55, और दूसरे में लिखेंगे 56 माइनस 55, 56 माइनस 55। अब देखिए जोड़ेंगे तो 6 5 11 के 1 हासिल 1, 5 5 10 और 1 11, यह हो गया 111। अब माइनस 56 में से 55 घटा क्या हो गया, 1 गुणे 1 हो गया। 1 का गुणा करेंगे तो 111 ही होगा, और ऑप्शन नंबर एकदम पहला हमारा सही मिल गया। क्लियर है, आगे देखिए। कह रहा दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है, 3 संबंधे 4 के अनुपात में है। यदि इन प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो परिणामी 3 संबंधे 4 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याएं हम लिख लिए यहाँ पे, यह हो गई फर्स्ट संख्या और यह हो गई सेकंड संख्या, और दोनों का अनुपात दिया है। तो यहाँ लिख दिए 2 और इसको अनुपात लिख दिए 3। अब कह रहा है देखिए जैसे जैसे कर वैसे लिखते चले जाएंगे। कह रहा है यदि उनमें प्रत्येक में 9 जोड़ देते हैं, हम क्या किए 9 जोड़ दिए, इसमें भी और इसमें भी, तब हमारा अनुपात कितना हो जा रहा है, 3:4 हो जा रहा है। तब इसी का हमें निकालना है। तो यहाँ से देखिए दो तरीका है। एक तो हम देखेंगे इन दोनों में कितने अंतर है, 1 इकाई का। तो यहाँ भी देखेंगे कितने का अंतर है, 1 इकाई का। दोनों जगह इकाई समान है, तो हम यह लिख सकते हैं कि 1 इकाई इज इक्वल टू 1 इकाई इज इक्वल टू 9। तो हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या यही ना है 3। तो 9 में 3 में 9 का गुणा कर देंगे, इसको लाके यहाँ पे गुणा कर दिए तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 9 और 9 3 27। बड़ी संख्या इस तरह से हमारी 27 आ गई। ठीक, सेकंड मेथड देखिए। यदि संख्या का अनुपात दिया है 2 और 3, तो हम इसे लिख लिए 2x, अनुपात मतलब जानते हैं बट्टा 3x। और क्या कर रहा है प्रत्येक में 9 जोड़ देते, इसमें भी 9 जोड़ दिए बाबू और इसमें भी 9 जोड़ दिए, तब हमारा अनुपात क्या हो जा रहा है 3/4 हो जा रहा है। ठीक है, एक ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, दोनों समझ लीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, इज इक्वल टू जब भी रहता है, जब भी इज इक्वल टू आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 का इसमें करेंगे और 3 का इसमें करेंगे, तो 3 3 9 हो गया और 9 3 27 हो गया बाबू। और इधर 4 का किए तो 4 दूना 8x हो गया और 9 चौको 36 हो गया। x वाले को एक तरफ करेंगे और अंक वाले को एक तरफ, तो 9x माइनस 8x इज इक्वल टू 36 माइनस 27। अब 9 में से 8 घटा कितना हुआ बाबू, x बचा, और यहाँ 36 में से 27 में से 36 घटा कितना बचा, 9 बचा। तो अब हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यही है 3x, और x का मान क्या है 9, तो 3 गुणे 9 और 9 3 27, ऐसे हम लगा सकते हैं। क्लियर है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आगे देखिए, कह रहा है यदि a प्लस, कह रहा है यदि a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3, तो
ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यह एक लाइन का सवाल है, अगर समझ गए तब तो इसे समझिए। पहले हमें दिया है यदि a प्लस 1/a = p, ऐसे कंसेप्ट समझ लीजिए, कंसेप्ट बना लीजिए। यदि a प्लस 1/a = p दिया है तो हम इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यदि बाबू दोनों पक्षों का वर्ग किए तो क्या लिखेंगे, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर = p²। तो यहां से लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 × a × 1/a = क्या हो जाएगा, p²। अब यहां से बाबू a से a हमारा खूब आराम से कट जा रहा है, बच क्या रहा है, a स्क्वायर प्लस 1/a² = p² है, +2 है, इधर आया तो -2। तो यह एक कंसेप्ट बन गया। यदि a प्लस 1/a बराबर p है तो क्या हो जाएगा, a² प्लस 1/a² p² -2। तो p की जगह पे यहाँ 3 है तो हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर -2। 3 का स्क्वायर क्या होगा बाबू, 9 -2, 9 में से 2 घटा कितना हो गया, 7। और ऑप्शन में हमारा डी नंबर मिल रहा है 7। क्लियर है? तो यह कंसेप्ट है, यह इसे संहार के रख लीजिए, यह काम देगा हमेशा आप लोगों के लिए। आगे देखिए, कर एक किताब 25 रुपए में खरीदी गई और 20 रुपए में बेची गई, किताब का प्रतिशत हानि कितनी हो रही है। अच्छा, क्रय मूल्य कितना दिया है, 25 दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है, 20। कितने की हानि हो रही है, 5 की। क्रय मूल्य कितना है, 25, प्रतिशत 100 का गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 चौको क्या हो गया, 100 और 4 5 20। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई बाबू, 20% की हमारी हानि हो गई। ठीक है, यदि ऐसे नहीं समझ में आया तो हम लिखेंगे क्रय मूल्य दिया है कितना है, देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य = 25, विक्रय मूल्य दिया है 20। तो हम निकालेंगे हानि। हानि कितनी हो रही है, हानि हो रही है बाबू 25 - 20 की, कितने की हो रही है, 5 की हानि हो गई। अब हानि हो गई तो हानि प्रतिशत का सूत्र है, हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100, यही है। तो हानि कितने हो रही है, 5 की, क्रय मूल्य कितनी है, 25 और गुणे 100। तो 25 चौको क्या हो गया, 100, 5 चौको 20, 20% की हानि हुई। ऐसे भी लगा सकते हैं और टाइम बचाना है तो ऐसे भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से हम लगा सकते हैं। क्लियर है? आगे कर है, यदि एक कार 54 किलोमीटर/घंटा की चाल से चल रही है तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो हम पढ़े हैं चाल बराबर क्या पढ़े बाबू, चाल = दूरी बटे समय। चाल = क्या पढ़े हैं, दूरी बटे समय। तो चाल हमारी कितनी दी है, 54 किलोमीटर/घंटा, 54 किलोमीटर/घंटा दूरी हमें ज्ञात करनी है। और समय दिया है 1 मिनट। कितना दिया है बाबू, 1 मिनट। 1 मिनट को हम किस में बदलेंगे, सेकंड में, तो लिख देंगे 1, अभी 1 मिनट ही रहने दें, 1 मिनट। अब क्या करेंगे, हमसे मीटर में पूछा है तो किलोमीटर/घंटा को हम किस में बदलेंगे, मीटर/सेकंड में बदलेंगे। तो लिख दिए 54 गुणे 5/18, यह हो गया हमारा मीटर/सेकंड। अब क्या हो गया, मीटर/सेकंड = दूरी हमें ज्ञात करनी है तो दूरी हो गई। और मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 1 गुणे 60 लिख दिए और यह क्या हो गया, सेकंड हो गया। सेकंड से सेकंड यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर दिए तो 18 2 6 18 तिहाई 54 और 5 तिहाई क्या हो गया, 15 गुणे इधर आ गया तो 60, बचा क्या, मीटर = यह हो गई दूरी। ठीक,
तो 15 छक्के क्या हो गया 90 और एक जीरो है तो जीरो, 900 मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, 900 मीटर की दूरी तय करेगी। आगे देखिए, कह रहा दो संख्याओं का अंतर कितना है 45 है तथा उनका अनुपात 8/3 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हम मान लिए, ये पहली संख्या है और ये दूसरी, और इसका अनुपात कितना दे दिया 8 और 3। तो हमें यदि इसमें अनुपात है तो x लगा दिया 8x और 3x। अंतर, अंतर मतलब क्या होता है पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाना। तो इसका अंतर दिया है, कितना दिया है 45, हम इसमें से इसको घटा दिए हैं, तो 8 में से 3 घटा तो 5, x बराबर कितना दिया है 45 दिया है। तो हम कहा कि ये 5 से काट दिए तो 15, 5 से काटे तो क्या ना हो गया 9 पचे 45, x का मान कितना आ गया 9। अब हमसे कह रहे तो संख्याएं होंगी, दोनों संख्याएं कितनी होंगी, तो पहली संख्या निकालना हो तो क्या लिखेंगे 8 गुणे 9, दूसरी संख्या निकालना हो तो 3 गुणे 9, तो 9 अट्ठे कितना हो गया 72 और 9 3 कितना हो गया 27। तो 72 और 27 का यही है संख्या, 72 और 27 अपने ऑप्शन नंबर हमारा पहला मिल रहा है। क्लियर है, आगे देखिए, कह रहा दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है, तो आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले तो बेलन के बारे में हम जानेंगे अच्छे से, तब फिर कुछ करेंगे। तो ये देखिए यही हमारा सिलेंडर है, बेलन है, ठीक है। यह यहाँ से यहाँ तक यह त्रिज्या है, आर कहते हैं, इसे एच कहते हैं, और यह आधार का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब बेलन का आयतन देखेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और क्या आता है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच। बेलन का आयतन मतलब पूरा वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ मतलब किनारे किनारे का, वक्र किनारे किनारे का क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब आएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, किनारे और नीचे ऊपर सब, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर कोष्ठ में एच प्लस आर। यह 3 फार्मूला है, 2 पाई आर कोष्ठ में एच प्लस आर। बेलन के ये 3 फार्मूला हमेशा काम आएगा, इसे याद कर लीजिएगा, कब किस सवाल में आ जाए हो। इसमें हमसे आयतन पूछ रहा है, दो बेलन है तो आयतन निकालेंगे, तो पहले का V1 अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात V2। अब बेलन का आयतन का सूत्र लगाएंगे यही पाई R1 स्क्वायर H1, दूसरे के लिए पाई R2 स्क्वायर H2, दोनों का अनुपात लिख दिया। अब यहाँ देखिए पाई से पाई हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। R1 देखिए दो बेलनों की त्रिज्याएं कितना दिया है, R1 दिया है 2 का स्क्वायर, H1 कितना दिया है 5, अनुपात R2 कितना दिया है 3, H2 कितना दिया है 3, यह 3 का स्क्वायर इंटू 3, तो यह हो गया 2 दूना 4 गुणे 5, यह हो गया 3 त्रिके 9 गुणे 3, 5 चौको कितना हो गया 20, अनुपात 9 3 कितना हो गया 27। तो आयतनों का अनुपात 20:27 आएगा, और 20:27 ऑप्शन नंबर हमारा 2 दिख रहा है। क्लियर है, ये फॉर्मूला जरूर स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ये हमेशा काम देगा आप लोगों का। आगे देखिए, कह रहा है 35, 39, 41, 46, 27 और x का औसत 38 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। औसत बराबर क्या होता है, औसत एवरेज इज इक्वल टू योग अपान संख्या होता है। क्या होता है, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, पदों का योग
बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो देखो औसत कितना दिया है, 38 दिया है, तो हम 38 लिख दिए हैं। पदों का योग, सभी पदों का हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहले कितना दिया है, 35, तो लिख दिए 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस 27 और प्लस x बट्टे को संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो 6 का हम क्या किए, भाग कर दिए। 6 का इधर गुणा कर लिए, तो 8 6 के 48 के 8 हासिल 4, 6 3 18, 18 और 4 कितना हो गया, 22, ये 228 हो गया। देख लीजिए फिर से, 8 6 के 48 के 8 हासिल 4, 6 3 18, 18 और 4 क्या हो गया, 22। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7 6 13, 13 और 1 14, 14 और 5 19, 19 और 9 कितना हो गया, 28, 28 के क्या हो गया, 8 हासिल कितना हो गया, 2 2 2 4 4 4 8 8 4 12 12 3 15 15 3 18, कितना हो गया, 188। अब प्लस क्या बचा, x, तो 228 माइनस 188 करेंगे बराबर क्या हो जाएगा, x। तो 8 में से 8 घटा 0, यहाँ हो गया 12, 12 में से 8 घटा 4, तो x बराबर क्या हो गया हमारा, 40। यही x का मान हो गया, x बराबर 40, ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है। आगे देखिए, कह रहा है 6 सही 1/2 प्लस 80 भागा 40 माइनस 30/7 का 5 माइनस 1/3 का मान है। क्वेश्चन यही है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा लिखने पे। तो अब हम क्या किए, इसका गुणा किए तो 6 दूना 12 और 1 13/2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस इसको लिख दिए 80 बट्टे भाग है तो 80/40 माइनस 30/7 का मतलब क्या होता है, गुणा। इसका किए तो 5 तिहाई 15, 15 में से 1 घटा 14, 14/3। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ से देख रहे हैं तो 7 दूना 14 हो गया और 3 एक नम 3, यह 10 हो गया और 10 दूना क्या हो गया 20 और है 40 दूना 80, तो यह हो गया 13/2 प्लस 2 और माइनस 10 दूना 20, यही है। तो 20 में से 2 घट गया तो क्या हो गया 18, 13/2 और माइनस 18। इसका एलसीएम ले लिए हैं तो 13 माइनस 18 दूना 36 और बट्टे 2। इसमें से घटा तो माइनस वाला अधिक है, 6 में से 3 घटा तो 3 और 3 में से 1 घटा तो 2, 23/2 और ऑप्शन में दिख रहा है 23/2। ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, बी। क्लियर है। आगे देखिए, कह रहा किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3600 रुपये में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य क्या था। तो हम क्या करेंगे, 25% की छूट दे दिया। मान लिए हमारा अंकित मूल्य 100 रुपये था। अंकित मूल्य हम क्या मान लिए, अंकित मूल्य 100 रुपये मान लिए। इस पे हम क्या किए 25% हम छूट दे दिए। 25% क्या कहिए छूट दिए। 1 मिनट, 25% जब 25% छूट देते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस 25%, माइनस ये करता है छूट है। और 100 में से 25 घटा तो कितना बचा बाबू 75, और 75 रेशियो बराबर हमारा कितना दिया है 3600 रुपये दिया है। और हमें 100 रेशियो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 15 से काट दिए, 15 5 क्या हो गया 75, 5 रेशियो बराबर इसको 15 से काटे तो 15 दूना 30 हो गया और बचा 6, 15 दूना 30 6 हो गया 60, तब 15 चौको 60, 240 रुपये हो गया। 5 रेशियो बराबर हमें 100 रेशियो करना है तो क्या करेंगे, इसमें 20 का गुणा कर देंगे। 5 गुणे 20 तो
इधर भी 20 का गुणा कर लेंगे, 24 गुणे 240 गुणे 20, तो यह हो गया 20 5 100, 100 रेशियो इज इक्वल टू कितना हो गया, 24 दूना 48, 480 रुपया हो जाएगा हमारा अंकित मूल्य 400। अच्छा हाँ 3600 है, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो यहाँ भी 1 जीरो बढ़ता चला जाएगा, तो 4800 रुपये आएगा पहला नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसके लिए सूत्र हम लोग पढ़े हैं, M1 14 घंटे है तो H1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 H2 अपान W2, यही क्वेश्चन है। तो अब देखिए कह रहा है 16 आदमी, तो M की जगह पे क्या रख दिए 16, H1 14 घंटे, तो 14 घंटे अपान W1, कार्य क्या है W है, फिर कह रहा है वही कार्य है, तो कार्य दोनों जगह सेम है, तो यहाँ भी क्या करिए W लिख दिए हैं। और आदमी कितने हैं 28 आदमी 12 घंटे काम करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, 12 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा कर, 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो इसमें 12 का हम और गुणा कर लेंगे, 12 का M1 H1 D1 M2 H2 और D2, तो D1 कितना है 12 दिन है, 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, कार्य उसी कार्य है, तो कार्य W हो गया, उसी कार्य को 28 आदमी 12 घंटे काम करके कितने दिन में हमारा पूरा कर लेंगे, यही दिन निकालना है। तो यहाँ देखिए सीधा सीधा 12 से 12 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 14 दूना क्या हो गया 28, कार्य सेम है तो कार्य से कार्य कट गया, और 2 से 16 कट गया, तो 2 8 16, 8 दिन में क्या कर लेंगे दोनों, एक काम समाप्त हो जाएगा D2। ऑप्शन नंबर क्या हो गया C। आगे देखिए, कर 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपया कितने वर्ष में 882 रुपये हो जाएगा, यही है। तो हमारा क्या कर रहा है 5%, 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 5% को लिखेंगे 5/100, प्रतिशत मतलब ये नहीं होता है 100, 5/100, इसको काटे तो क्या हो गया 1/20। तो हम यदि इसे लिखे तो 20 से यदि 5% का लाभ हो रहा है तो 20 से क्या होगा 21 होगा, तो 20 से क्या हो गया 21, और यह कितना है 800 से कितना हो जा रहा है 882, ओरिजिनल वैल्यू हमारा 20 21 तो है नहीं, 800 से 882 हो रहा है, तो 20 और 21 के बराबर 882 कर दिए हैं, और इसे 2 से हम काट दिए हैं। तो यहाँ देखिए 2 से काटे तो 4, 2 चौको 8, 2 एक नम 2, और इसको किए हैं तो 2 चौको 8, यह हो गया 400। तो हम लिख सकते हैं 21/20 पूरे के पावर हम लिख दिए n इज इक्वल टू 441 21 का वर्ग है और 420 का वर्ग है, तो दोनों पे पावर वर्ग देख रहे हैं, दोनों का हर क्या है समान हो गया। बेस जब समान हो जाता है तो पावर हमारा आपस में क्या हो जाता है बराबर, तो n बराबर 2 वर्ष हो जाएगा, 2 वर्ष में क्या हो जाएगा ये धन इतना गुना हो जाएगा। इस तरह से इसका 13 क्वेश्चन आप लोगों को समाप्त हो गया। 12 क्वेश्चन जो शेष बचा है वो नीलेश सर आप लोगों को पढ़ाएंगे। तब तक लिए जय हिंद भाइयों। अभी आप लोगों के 25 प्रश्न जीके के समाप्त हो चुके हैं, 13 प्रश्न मैथ के समाप्त हो चुके हैं। अब चलते हैं जीएस की तरफ, ठीक है ना। आपका जीएस का पहला प्रश्न और यहाँ 39वां प्रश्न है कि पनडुब्बी की अभिकल्पना में किस सिद्धांत का उपयोग होता है। पनडुब्बी की अभिकल्पना में किस सिद्धांत का उपयोग होता है, न्यूटन का, ऊर्जा संरक्षण का, आर्किमिडीज का और पास्कल का। देखो जो आपका साइंस वाला सब्जेक्ट है ना, पढ़ते रहना है, ये नहीं कि अगर हार्ड है तो आपको छोड़कर चले जाना है, छोड़कर चले जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर पढ़ते रहोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपका आर्किमिडीज का हो जाएगा, ठीक है ना। आर्किमिडीज का इज राइट आंसर। पनडुब्बी की अभिकल्पना में किस सिद्धांत का उपयोग होता है, तो आर्किमिडीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं,
अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर और पोटेशियोमीटर। बार बार ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। आपका विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? वोल्ट मीटर, ठीक है ना। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। आपका नेक्स्ट है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7, 6, 5 और 8 है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। उदासीन विलयन का पीएच मान आपका 7 होता है, ठीक है ना। उदासीन विलयन का पीएच मान आपका 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है? V बराबर I इंटू आर। ये तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका V बराबर I इंटू आर हो जाएगा। ओम का नियम आप सभी लोगों को पता कर लेना है, मतलब याद कर लेना है। V बराबर I इंटू आर। और जड़त्व का प्रथम नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, ये तीनों आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु है? पीतल, तांबा, जस्ता और स्वर्ण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दो इस पर, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु है? तो निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु है? जो आपका पीतल है ना, ये आपका मिश्र धातु है। पीतल आपका मिश्र धातु है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल, हरे और नीले रंग को कहते हैं। ये तो बहुत आसान है, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। आर्मी का फेवरेट प्रश्न है, नेवी में भी पूछा जा सकता है। लाल, हरे और नीले को क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, संपूरक रंग और संयुक्त रंग। तो इसका राइट आंसर प्राथमिक रंग हो जाएगा, ठीक है ना। लाल, हरे और नीले रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल, हरे और नीले रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि क्लोरोफिल का खनिज घातक है। आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल का खनिज घटक यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग को घटक कर लेना है। टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। क्लोरोफिल का खनिज घटक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कभी कभी टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। क्लोरोफिल का खनिज घटक आपका मैग्नीशियम है, ठीक है ना। क्लोरोफिल का खनिज घटक आपका मैग्नीशियम है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि कार्बन का कौन सा बहरूप विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट, हीरा, कोयला और नॉनफदीज। तो ये तो कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट इज राइट आंसर। ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन का कौन सा बहरूप विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस राशि के बदले से जड़त्व का मान बदल जाता है? बल, त्वरण। अब थोड़ा सा 3 प्रश्न बचा है तो आराम आराम से क्लास करा रहा हूँ। ये आवाज़ आप लोगों को अगर बुलंद लगेगा तो बताना। मैं देख रहा हूँ तेज तेज बोल रहा हूँ तो हमें लग रहा है कि आवाज़ धीमा धीमा जा रहा होगा, तो बताना जरूर, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस राशि के बदले ऐसे जड़त्व का मान बदल जाता है? बल, त्वरण, जड़त्व, आघूर्ण और मात्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका मात्रा हो जाएगा, ठीक है ना। मात्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर इस तरह से बोलेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन से संयोग करने तथा ऑक्सीजन को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन से, सबसे पहले आप लोग प्रश्न को समझने का कोशिश करना है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन से संयोग करने तथा ऑक्सीजन को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, निर्जलीकरण, अवकरण और ऑक्सीकरण तथा अवकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन से संयोग करने तथा ऑक्सीजन को हटाने की क्रिया को अवकरण कहते हैं, ठीक है ना। अवकरण इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित अतिशोधित रूप है? पत्ता, तना, जड़ और नॉनफदीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित अतिशोधित रूप है? तो इसका राइट आंसर आपका तना हो जाएगा, ठीक है ना। तना इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और ये आपका लास्ट प्रश्न है, ठीक है ना। ये आपका लास्ट प्रश्न है कि पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में, वाष्पोत्सर्जन में, अंकुरण में। तो इसका राइट आंसर आपका श्वसन में हो जाएगा, ठीक है ना।
प्रकाश ऊर्जा छोड़ते हैं तो श्वसन में इज राइट आंसर, ठीक है ना। अभी आप लोग के टोटल 50 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, ठीक है ना। और आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा है ये भी आप लोग फीडबैक देना। और एप्लीकेशन में जितने लोग कोर्स परचेज किए हो, मार्कोस बैच ले लिए हो, तो टेंशन नहीं लेना, उसमें प्रश्न अभी डाले जाएंगे। ये नहीं सोचना कि बस इतना ही मिलेगा क्या। अभी इस सिलेबस को भी मैं चेंज करूँगा। अभी सिलेबस भी मैं पूरा हिंदी में लिख रहा हूँ, इंडियन नेवी MR का, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट करना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।